सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के बारे में। और सबसे बड़ी बात, मैंने प्लेलिस्ट बना दी। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए, जितने भी लेक्चर्स अपलोडेड हैं वहाँ सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर में आता क्या क्या है। बैंकिंग आते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आता है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आता है। बैंकिंग तो आप लोग जानते ही हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सेविंग में पैसा डिपॉजिट नहीं कराते हैं पब्लिक से, और जो लोन में पैसा लाते हैं कहीं ना कहीं से, बैंक से वगैरह से परचेज करते हैं, या कहीं से भी लाते हैं, गवर्नमेंट से लेते हैं, और ज़्यादातर कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाते हैं। कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट में पैसे लगाते हैं। ठीक है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ये काम होता है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, जहाँ स्टॉक बाय एंड सेल करे जाते हैं, शेयर्स बाय एंड सेल करे जाते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहाँ फॉरेन करेंसी बाय एंड सेल करी जाती है। ठीक है। लिखा है कि इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर, इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। कब हुआ था एस्टेब्लिश? 1935 में। ठीक है। अब देखिए, आरबीआई क्या है? एक एपेक्स बैंक है, मतलब हाईएस्ट पीक बैंक है। मतलब सब कुछ कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। अब देखिए, लिखा है लिबरलाइजेशन इम्प्लाइड अ सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम अ रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। लिबरलाइजेशन के आने के बाद, मतलब जब हमने इकोनॉमी को अपनी क्या करा, फ्री करा, लिबरल हुए, तो उसके बाद क्या हुआ कि पहले आरबीआई का काम था रेगुलेट करना इन सब चीज़ों को। अब आरबीआई फैसिलिटेट करने लगी। फैसिलिटेट मतलब क्या है कि अब आरबीआई ने रेगुलेशन थोड़ा कम कर दिया, फैसिलिटेट की, हाँ, ईजी कर दिया कि हाँ, जो कॉमर्शियल बैंक है या जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये खुद अपने आप डिसीजन कुछ ले सकते हैं। ठीक है ना। पहले क्या था, आरबीआई पूरा पूरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। लिखा है देखिए यहाँ कि एज अ रेगुलेटर द आरबीआई प्रायर टू लिबरलाइजेशन, मतलब लिबरलाइजेशन के पहले आरबीआई क्या करती थी? खुद इंटरेस्ट रेट फिक्स करती थी। इंटरेस्ट रेट मतलब कि बैंक रेट, रेपो रेट वगैरह खुद, पहले लिबरलाइजेशन के पहले क्या था कि आरबीआई बैंक रेट, रेपो रेट सब डिसाइड करती थी। बट बट एज अ फैसिलिटेटर, अब फैसिलिटेटर बन गई है तो क्या हो गया, तो आरबीआई वुड ओनली फैसिलिटेट। आरबीआई क्या है, अब गाइड करती है कि हाँ, मार्केट में महंगाई चल रही तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दीजिए। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे लोग डिस्करेज होंगे कि पैसा ना लें। ठीक है। तो आज के टाइम आरबीआई क्या करती है? फैसिलिटेट। आज के टाइम बस आरबीआई एडवाइस देती है कॉमर्शियल बैंक को। और आज के टाइम क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है? मार्केट की फोर्सेस के थ्रू डिसाइड होता है। कि मार्केट में अगर ज़्यादा डिमांड हो रही लोन की, तो उसका क्या कहते हैं कि रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मार्केट में लोन सब लोग लेने जाएंगे तो लोन की डिमांड बढ़ जाएगी, तो मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन के लिए, तो वो इंक्रीज हो जाता है। तो आज के टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहली बात तो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं और कॉमर्शियल बैंक डिसाइड करती है। आरबीआई सिर्फ गाइड करती है कि इतना इंटरेस्ट होना चाहिए, इतना इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। नाउ कंपोजिशन रेदर देन कंट्रोल। अब कंट्रोल नहीं है, कंपोजिशन है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अब बस गाइड करती है आरबीआई। ज़्यादातर डिसीजन कॉमर्शियल बैंक लेते हैं। ठीक है। Consequent upon the policy of liberalization, there has been substantial shift in the role of the RBI from regulator to facilitator। वही बात लिखी है कि लिबरलाइजेशन के आने की वजह से अब आरबीआई का रोल रेगुलेटर से खत्म होकर फैसिलिटेटर हो गया है। अब आरबीआई एडवाइस देती है, फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करती है और ये सब करती है। पहले पूरा पूरा कंट्रोल आरबीआई करती थी, बट लिबरलाइजेशन के आने के बाद फैसिलिटेटर का उसका रोल हो गया है। आज के टाइम मार्केट फोर्सेस, मतलब कि डिमांड और सप्लाई फोर्सेस डिसाइड करती हैं इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। आज के टाइम क्या है, मतलब कि आज के टाइम बोलने का मतलब है कि जैसे लोन की डिमांड जैसे ज़्यादा हो रही मार्केट में, तो लोन की अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसका रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आज के टाइम किसी भी चीज़ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है? कॉमर्शियल बैंक डिसाइड करते हैं। और उसकी मार्केट डिमांड और सप्लाई फोर्सेस डिसाइड करते हैं। मार्केट की जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस हैं वो डिसाइड करते हैं। तो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, और आप तो जानते ही हैं फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेस क्या है? हमारी डिमांड एंड सप्लाई। जिसकी वजह से क्या हुआ, जब हमने डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर छोड़ दिया इंटरेस्ट रेट का ऊपर नीचे होना, तो इसकी वजह से प्राइवेट बैंकर्स आए हमारे यहाँ। प्राइवेट बैंकर्स आए जो डोमेस्टिक भी थे, इंडिया के भी थे और इंटरनेशनल लेवल के भी थे इन इंडिया बैंकिंग इंडस्ट्री। तो हमारे यहाँ प्राइवेट बैंकर्स की भी इंडस्ट्री एंट्री हो गई, जैसे एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक, यस बैंक, ये सब प्राइवेट बैंक है। तो लिबरलाइजेशन ऑल्सो अलाउड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। लिबरलाइजेशन की वजह से हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूट, एफआईआई भी आया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मतलब होता है
कि जो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और जिसमें बाहर वाले, पहली बात तो जैसे मान लीजिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि सबसे पहली बात तो ये फॉरेन से आता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसमें सिर्फ रिटर्न से मतलब होता है, प्रॉफिट से मतलब होता है। इससे इससे इन लोगों को ओनरशिप वगैरह से मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये बस चाहते हैं कि हम अगर इन्वेस्ट करें तो हमें रिटर्न मिले, प्रॉफिट हो, यही सब। और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए नहीं होता है। जो एफडीआई होता है, आपने सुना होगा, वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। उसमें ओनरशिप से मतलब होता है, उसमें प्रॉफिट से तो मतलब होता ही है, बट ओनरशिप से भी मतलब होता है। बट एफआईआई में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न से मतलब होता है, प्रॉफिट से मतलब होता है, और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। जैसे मर्चेंट बैंकर म्यूचुअल फंड में लगा दिया, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट किसी भी फील्ड में हो सकता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में लगा दिया, पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट हो गया बाहर से, ठीक है ना। तो एफआईआई जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा। और एफआईआई मैंने जैसे आपको बताया कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। कॉन्सिक्वेंट अपॉन दीज चेंजेस, इन चेंजेस की वजह से फाइनेंशियल सेक्टर इंडिया हैज़ अ, मतलब इन चेंजेस की वजह से हमारे फाइनेंशियल सेक्टर मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ हुई। मतलब एक डायमेंशनल ग्रोथ नहीं हुई, कई कई डायरेक्शन में ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, जीडीपी बढ़ी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारी इकोनॉमी का चेंज हुआ। अब आज समझते हैं डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था एक्चुअली में 2016 में हुआ था, 2016 में हुआ था। लेट अस अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या था डिमोनेटाइजेशन का, ये हम लोग समझेंगे। और और हम लोग समझेंगे इसका कॉन्सिक्वेंसेस, कि इसके रिजल्ट क्या क्या थे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, डिमोनेटाइजेशन हुआ क्या था। डिमोनेटाइजेशन इज अ पॉलिसी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट दैट विथड्रॉज द स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर। डिमोनेटाइजेशन एक गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जिसमें गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर का जो स्टेटस था विड्रॉ कर लिया था। लीगल टेंडर मतलब क्या होता है? लीगल टेंडर मतलब होता है कि वो करेंसी, जैसे कि मान लीजिए आज के टाइम 10 रुपए का नोट चलता है, तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट, हाँ, गवर्नमेंट ने साइन कर रखा है, आरबीआई ने साइन कर रखा है, तो हाँ, लोग कोई भी इसे लेने से मना नहीं कर सकता है। तो ये लीगल टेंडर है कि हाँ, कोई भी इसे 10 रुपए के नोट को लेने से मना नहीं कर सकता। 500 रुपए का नोट है जैसे, तो उसे कोई लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि आरबीआई ने उसमें प्रॉमिस करा है कि मैं धारक को 10 रुपए, 500 रुपए देने का वचन देता हूँ, ठीक है। तो उसमें गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने ही को ही हम क्या बोलते हैं? लीगल टेंडर। कि हाँ, मतलब वो चेंज हो सकता है मार्केट में, कोई भी आप सामान खरीदोगे तो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले रखी है? आरबीआई ने ले रखी है। अब देखिए क्या हुआ, वंस द स्टेटस, अगर एक बार लीगल टेंडर का स्टेटस जो है हट जाता है, मतलब कि आरबीआई रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस ले लेती है कि नहीं, हम इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो जो एग्जिस्टिंग करेंसी है वो एक पीस ऑफ पेपर रह जाती है, बस एक कागज़ का टुकड़ा रह जाता है और कुछ नहीं रहता है। तो मेन क्या है कि कोई भी करेंसी में आरबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी होता है। अगर आरबीआई ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है तो क्या कहते हैं, वो एक सिर्फ पीस ऑफ पेपर हो जाता है। तभी उसे हर नोट में लिखा रहता है हिंदी में, मैं धारक को 10 रुपए या 500 रुपए देने का वचन देता हूँ, ठीक है। तो दीज नोट्स लूज देयर एक्सेप्टेंस एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप लोग जानते ही हैं कि ज़्यादातर नोट्स आज के टाइम कैसे यूज़ करे जाते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज़ हम खरीदने जाते हैं तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज़ करे जाते हैं। और दे लूज देयर पावर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। अब लीगल टेंडर खत्म हो गए तो क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह हम खरीद सकते हैं, उन पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। तो इट वाज ऑन नवंबर 8 2016, नवंबर 8 2016 को, दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस डिमोनेटाइजेशन। 8 नवंबर 2016 में गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस करा? डिमोनेटाइजेशन, जिसमें कि बोला कि 500 और 1000 के नोट्स लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। द पीपल वर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द डिमोनेटाइज करंट नोट्स विद द बैंक विद द पीरियड ऑफ 2 मंथ। और गवर्नमेंट ने टाइम भी दिया कि ये जो 500 और 1000 की जो ओल्ड करेंसी, ये 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपको बैंकों में डिपॉजिट करना है। द डिमोनेटाइज नोट वर रिप्लेस बाय न्यू करेंसी। और जो डिमोनेटाइज नोट थे उनको रिप्लेस कर दिया गया था न्यू करेंसी से, जो न्यू करेंसी 500 और 2000 की थी, ठीक है। मतलब 500 और 1000 के पहले चलते थे, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया 500 और 2000 की करेंसी से।
बेसिक पर्पस क्या था इसका? बेसिक पर्पस ये था कि बेसिकली डिमोनेटाइजेशन इसलिए करा गया था, जो इलीगल ट्रांजेक्शन होते थे, एंटी सोशल एक्टिविटीज होती थी, उनको रोकने के लिए। कब करने के लिए? रोकने के लिए। किनको किनको? इलीगल ट्रांजेक्शन और एंटी सोशल एक्टिविटीज को, जो फंडेड इलीगल ट्रांजेक्शन, जो एंटी सोशल एक्टिविटीज होती थी, जिसको बाहर से फंड करा जाता था, तो उन सबको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन करा था। अब देखिए क्या लिखा है, इट हेल्प द अनअर्थ ब्लैक मनी। अब देखिए डिमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि ब्लैक मनी ढूंढने में आसानी हुई, फाइंड आउट ब्लैक मनी। ठीक है। दूसरी बात, रिडक्शन ऑफ ब्लैक मनी लीड टू द श्रिंकेज ऑफ शैडो मनी। अगर ब्लैक मनी कम होगा तो शैडो मनी भी क्या होगी? श्रिंक होगी। शैडो मनी क्या होती है? एन इकोनॉमी विच विद अनरिकॉर्डेड प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड टैक्स एवेजन। शैडो मनी वो होती है जहाँ ज़्यादातर क्या होता है, जहाँ ज़्यादातर हमारा अनरिकॉर्डेड प्रोडक्शन रहता है। मतलब कि जैसे प्रोडक्शन हुआ तो प्रोडक्शन को दिखाया नहीं, कितना आपने प्रोडक्शन करा, कितना नहीं प्रोडक्शन करा, टैक्स की चोरी होती है। तो वो इकोनॉमी जहाँ प्रोडक्शन एक्टिविटीज अनरिकॉर्डेड रहती हैं और टैक्स की चोरी होती है, उससे हम क्या बोलते हैं? शैडो इकोनॉमी बोलते हैं। जब शैडो इकोनॉमी श्रिंक होगी, मतलब जब शैडो इकोनॉमी कम होगी, मतलब अनरिकॉर्डेड प्रोडक्शन एक्टिविटीज कम होगी, टैक्स इवेजन कम होगा, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। भाई जब ज़्यादा से ज़्यादा पहले क्या होता था कि अनरिकॉर्डेड जितने भी प्रोडक्शन था उनको अनरिकॉर्ड करा जाता था, टैक्स की चोरी करी जाती थी, तो इससे क्या होता था? गवर्नमेंट का रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट की इनकम है, वो कम रहती थी। तो बट शैडो इकोनॉमी के श्रिंक होने की वजह से क्या हुआ? टैक्स इवेजन कम हुआ, और टैक्स इवेजन कम होने की वजह से क्या हुआ? गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा हुआ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ने लगा। डिमोनेटाइजेशन कंपेल्स पीपल टू डिपॉजिट देयर डिमोनेटाइज नोट विद द बैंक। अब डिमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि जो लोगों के पास जो पैसा है, 500 और 1000 रुपए के नोट, वो क्या कहते हैं कि कंपेल हुए लोग कि हाँ जाके बैंक में डिपॉजिट करना है। ठीक है। अकॉर्डिंगली बैंकों ने बैंकों का जो फाइनेंशियल बेस था, बैंकों के पास काफ़ी ज़्यादा करेंसी आई, बैंकों का जो फाइनेंशियल बेस था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। अच्छा अकाउंट फंडिंग, और ये भी पता चला कि जो फंडिंग है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से, वो कहाँ से आती है, मतलब कितना आती है। और जो आती है फंडिंग अभी तक, वो 500 और 1000 के नोट में आती थी। और 500 1000 के नोट जब उनका लीगल टेंडर हटा लिया गया, तो वो उनकी जो पैसा था जो उनके पास था वो बेकार हो गया, एक पीस ऑफ पेपर हो गया। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये सब करा गया था। ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, विथ कैश ऑलमोस्ट डिसअपियरिंग फ्रॉम द मार्केट। कैश एकदम से खत्म हो गया था मार्केट में, 500 और 1000 के नोट खत्म हो गए थे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोग डिजिटल मोड में आने लगे, डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजेक्शन करने लगे। दिस वाज अ बिग मूव टूवर्ड कैशलेस। हम लोग कैशलेस बनने लगे। अच्छी बात है कैशलेस होना। और देखिए, तो मेनली हमने देखा ही कि ये सब फायदे थे हमारे डिमोनेटाइजेशन लाने के। अब डिमोनेटाइजेशन आने की वजह से डीमेरिट्स क्या क्या हुए? सबसे पहली बात, इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया पीपल आर यूज टू कैश ट्रांजेक्शन। जो इंडिया के अंडर डेवलप इकोनॉमी, मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो यहाँ ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? कैश ट्रांजेक्शन करते हैं। तो डिमोनेटाइजेशन पीपल स्टिप। अब डिमोनेटाइजेशन के आने की वजह से क्या हो गया? लोग स्ट्रिप्ड ऑफ हो गए। स्ट्रिप्ड ऑफ मतलब हो गए कि पिछड़ गए, डिप्राइव्ड ऑफ कैश इन हैंड। उनके पास पैसे से क्या हो गए? पिछड़ गए, पैसा उनके पास नहीं था। इट इम्प्लाइज डिस्टर्ब्स देयर रूटीन ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब अब डिमोनेटाइजेशन हो गया तो 500 1000 के नोट कम हो गए थे। 500 1000 के नोट क्या कहते हैं कि उनका स्टेटस छिन गया था, तो जिसकी वजह से उनका जो रूटीन ट्रांजेक्शन था, डेली ट्रांजेक्शन करते थे वो लोग, वो क्या हो गया था? डिस्टर्ब हो गया था। देयरफॉर उनकी नॉर्मल लिविंग भी डिस्टर्ब हो गई। नॉर्मल लिविंग डिस्टर्ब हो गए तो दस डिमोनेटाइजेशन 2016 लेड टू द सीरियस सोशल कॉज और अनरेस्ट। मतलब एक तरीके से अनरेस्ट, एक हड़कंप मच गया था सोसाइटी में। सीरियस सोसाइटी में एक क्या क्या अनरेस्ट बन गया था डिमोनेटाइजेशन की वजह से। अब कैश क्रंच हो गया था, कैश की कमी हो गई थी डिमोनेटाइजेशन की वजह से। जॉब्स, प्रोडक्शन एक्टिविटी कम हो गई थी। भाई प्रोडक्शन एक्टिविटी जो शैडो इकोनॉमी में होती थी, शैडो इकोनॉमी मतलब कि जहाँ प्रोडक्शन एक्टिविटी अनरिकॉर्डेड रहती है, जहाँ की प्रोडक्शन एक्टिविटी अनरिकॉर्डेड रहती है, टैक्स इवेजन खूब खूब होता है, तो कैश क्रंच हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? प्रोडक्शन एक्टिविटी जो शैडो इकोनॉमी की थी वो क्या कहते हैं? कम हो गई। अब कम हो गई, एक बात बताइए, अब शैडो इकोनॉमी माना कि प्रोडक्शन एक्टिविटी अनरिकॉर्डेड रहती है, बट वो किसी ना किसी के थ्रू तो काम कराते ही हैं। तो जो पुअर पीपल थे उन्होंने अपनी जॉब खो दी, आर फर्दर मार्जिनलाइज। तो मतलब क्या कहते हैं, वो और गरीब हो गए, और क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी जॉब खो दी। भाई माना कि शैडो इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन एक्टिविटी रहती है वो अनरिकॉर्डेड रहती है, टैक्स की चोरी होती है, बट वो किसी ना किसी को तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं ना, तो एम्प्लॉयमेंट उनका छिन गया क्योंकि शैडो इकोनॉमी के प्रोडक्शन कम हो गया। शैडो इकोनॉमी का प्रोडक्शन कम हो गया तो क्या कहते हैं, इनका जब काम ही नहीं कराएंगे तो पैसा क्या देंगे वो लोग। A jolt to production activity in a shadow economy invariably hurt the overall level of economic activity। वही बात है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी जब
शैडो इकोनॉमी में प्रोडक्शन एक्टिविटी कम हुई, तो जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ़र्क पड़ा, प्रोडक्शन कम हुआ, कंजप्शन कम होने लगा, इन्वेस्टमेंट कम होने लगा और द इकोनॉमी स्टार्ट फेसिंग स्लो डाउन। इकोनॉमी को क्या फेस करना पड़ा? स्लो डाउन। एट द मैक्रो लेवल में देखा जाए तो प्रोसेस ऑफ स्लो डाउन इज ऑफन लॉन्ग डाउन प्रोसेस, मतलब कि एक जो स्लो डाउन था ये लॉन्ग लॉन्ग मतलब लंबा चला गया स्लो डाउन, ठीक है ना। तो एज इट टेंड टू कुमुलेट ओवर टाइम, इंडिया इज येट टू रिकवर फ्रॉम स्लो डाउन ट्रिगर्ड बाय डिमोनेटाइजेशन 2016। और बोल रहे हैं कि जो 2016 डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसका इफेक्ट आज भी है, 2020 में भी है। तो डिमोनेटाइजेशन की वजह से लॉन्ग रन में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, नियरली 90% ऑफ द वर्क फोर्स, जो हमारे यहाँ की 90% वर्क फोर्स है वो आज भी इनफॉर्मल इकोनॉमी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जहाँ कोई भी मतलब सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है, कोई भी रजिस्टर्ड काम नहीं होता है, मतलब अनरजिस्टर्ड रहता है और जो छोटे मोटे काम होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए आप ठेले वाले हैं और क्या कहते हैं खुद का काम कर रहे हैं, जो केक वगैरह बना रहे हैं, तो ठीक है। तो ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल इकोनॉमी, मतलब रजिस्टर्ड नहीं रहता है, ये टैक्स वगैरह प्रॉपर तरीके से पे नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ 90% जो वर्क फोर्स है वो हमारे यहाँ इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो एज दिस सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी, और ये जो सेगमेंट है इनफॉर्मल इकोनॉमी जो होती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ये ज़्यादातर कैश में काम करता है, कैश डिपेंडेंट रहता है। अब कैश तो इनसे 500 और 1000 का छिन गया भाई, कैश से लीगल स्टेटस इसका हटा लिया गया था 500 1000 का। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सबसे पहली बात लिक्विडिटी मतलब कैश कट हुआ। तो फॉलोइंग नोट पर इम्प्लाइड द कैश परचेजेस ऑफ इनपुट, अब भाई जब कैश ही नहीं था इनके पास तो इनपुट नहीं खरीद पा रहे थे लोग, मतलब रॉ मटेरियल। और कैश पेमेंट कैसे करें, वेजेस जो लेबर्स हैं उनको पैसा कैसे दें। तो दिस लेड टू द इंस्टेंटेनियस कट इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, जिसकी वजह से इनको अपना प्रोडक्शन एक्टिविटी कम करना पड़ा, जिसकी वजह से लार्ज स्केल ले ऑफ, डेली वेजेस लॉस देयर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ डिमोनेटाइजेशन। जिसकी वजह से क्या हुआ, पहले दिन से ही जो हमारे लेबर्स थे उन्होंने पहले ही दिन जो डिमोनेटाइजेशन का तब से ही अपनी जॉब खो दी, ठीक है। क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं था भाई, पेमेंट कैसे करें, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए तो पैसा नहीं था भाई। जो मेन था वो तो गवर्नमेंट के पास चला गया था 500 और 1000 का नोट, और गवर्नमेंट ने 2 मंथ्स का टाइम दिया था, तो 2 मंथ्स में चेंज करने में भी समय लगता है। और कुछ तो इसमें से क्या कहते हैं कि शेडो इकोनॉमी थी, तो उन्होंने जानबूझ के गवर्नमेंट के पास पैसा डिपॉजिट नहीं करा था, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ डिमोनेटाइज करेंसी विद द वैलिड करेंसी लीड टू अ लॉन्ग क्यूज, और वही बात यहाँ लिखी कि डिमोनेटाइज करेंसी को वैलिड करेंसी में चेंज करने में बहुत ही लॉन्ग क्यू, लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। पीपल विल फील हर्ट व्हेन दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू यूज देयर ओन मनी, खुद का पैसा लोगों को निकालने में बहुत दिक्कत होती थी। अकॉर्डिंगली कंजप्शन इसकी वजह से कम हो गया था और इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट लॉस्ट हो गया था। वही बात है, ये लोगों को इतनी दिक्कत हो रही थी तो उस टाइम लोग ज़्यादा कंजप्शन भी नहीं कर रहे थे और लोग इन्वेस्ट भी, प्रोड्यूसर इन्वेस्ट भी कई नए सेक्टर में नहीं कर रहा था। तो इन शॉर्ट डिमोनेटाइजेशन की वजह से लॉसेस भी हुए कई सारे और गेन भी हुए, हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली और हमें लॉस भी हुई अपॉर्चुनिटीज़। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड प्रिसाइसली एसेस नेट इम्पैक्ट, इसका नेट इम्पैक्ट मतलब शॉर्ट पीरियड में ये बताना कि डिमोनेटाइजेशन फ़ायदेमंद हुआ कि नुकसानदायक हुआ, ये बताना बहुत ही मुश्किल है। नेवरदलेस सोशल अनरेस्ट तो हुआ था, लोगों को बहुत दिक्कतें तो हुई थी शॉर्ट पीरियड में। अब लॉन्ग पीरियड में विच पीपल इन इंडिया हैव सक्सेसफुली मैनेज, और लॉन्ग शॉर्ट भी बोल रहा है कि शॉर्ट पीरियड में लोगों को दिक्कत हुई थी बट लोगों ने मैनेज करा, और इसके लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होते हैं वो हमें देखने हैं, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल रिफॉर्म, ठीक है। तो इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।